नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 25 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे मिलेगा, आपका लिखा होगा 2018 का चल रहा है ना, 2018 का लिखा होगा द्वितीय पाली यानी सेकेंड सीटिंग, उन्हीं को टच कीजिए, मोटा अक्षर में लिखा होगा। ठीक है, तो जैसे टच किए होंगे एक फाइल खुला होगा जिसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं, वहाँ पर आपको मोर मिलेगा। ठीक है, तो मोर को टच कीजिएगा, टोटल लिंक आपको जो कि शो करता होगा, फर्स्ट नंबर पे ही लिंक शो करता होगा क्वेश्चन बैंक, वहाँ पे ऐड हो जाइए, घुसे आपका टोटल क्वेश्चन बैंक में जो भी पूछा गया सब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, कहता है सरल रेखा जो x बराबर -1 हो और y बराबर +4 के निरूपित की जाती है, इसको निरूपित की जाती है। यानी आप लोग पढ़े हैं है ना, हमने आपको बताया है किस प्रकार से डायग्राम यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण में कि इसको बोलेंगे y, यहाँ बोलेंगे y डैश, ये साइड को y डैश, ये x डैश, यहाँ पे x यहाँ पे क्या बोलेंगे x बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी बड़ी डिजिट से दिखा देता हूँ, ये बोलेंगे x। क्लियर है, ये साइड में x डैश वाला माइनस होगा, यहाँ y डैश वाला भी माइनस में आएगा और y वाला में प्लस आएगा और ये x वाला बोलने प्लस जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा प्लस। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि -1, x वाला देखिए -1 मान लेते, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, और y वाला बोला +4 यहाँ पे होगा, सपोर्ट है समझ लीजिए। यहाँ पे निरूपित की जाए, इसको जब डॉट डॉट करके मिलाइएगा तो इस प्रकार से एक जो है आपका लंब होगा। क्या होगा, इस प्रकार से एक लंब होगा। क्या बोला, एक दूसरे के लंबवत या एक दूसरे के समांतर, ना तो एक दूसरे के समांतर है ना ही लंबवत, कोई निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। अब बताइए कि आप इसका आंसर आखिर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अब आपको पता चलेगा कि ये एक दूसरे के लंबवत है। अभी तुरंत हमने चित्र बनाया तो लंबवत निकला, तो एक दूसरे को क्या है, लंबवत है। क्लियर है, चलिए देखिए अगला प्रश्न कहता है जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक ये वाला चीज दिया हो तो उसकी परिमिति। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि परिमिति क्या था। परिमिति का मतलब होता है जोड़, सिंपल सा भाषा में बोले तो जोड़। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रॉ किया, यहाँ पे दिया a, ये दिया b, ये दिया c, यानी कि पहला आपका है a है, दूसरा आपका b है और तीसरा आपका c है। ठीक है, तो हमें दूरी सूत्र लगा करके जो ज्ञात करना है ab, यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है हमें पहले। तो जब बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें पता है कि ab बराबर फार्मूला क्या आता है, यानी बीच की दूरी, तो बीच की दूरी बराबर फार्मूला आता है x2 - x1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो कीजिए x2 की बात करें तो x2 0 है, y2 की बात करें तो ये x2 - x1 भी 0 है। तो 0 में 0 गया तो सब समझिए 0 ये हो जाएगा। अब बचा y, ये 0 हो गया, अब y 0 हो गया, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की बात करें तो y2 आपका याद है 0 है, y1 की बात करें तो 4 है, तो y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा प्लस y2 हो जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से तो हम डायरेक्ट कह सकता हूँ कि 4 का स्क्वायर 16 का बाहर आ जाएगा 4, तो डायरेक्ट AB बराबर 4 में कह सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट AB बराबर 4 में कह सकता हूँ, इनमें से कोई गलत नहीं होना चाहिए। तो अब AB निकल गया। अब AC की बात करें तो AC में आना है, यानी कि आपका चलिए AB के बाद BC आ जाते हैं, क्या आ जाता है, BC आ जाते हैं, क्या आ जाता है, BC। अब BC को फोकस कीजिएगा, B और C को। ठीक है, तो x2 - x1 रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर, तो ये x2 - x1 BC में देखना। तो x2 की बात करें तो 3 है और x2 - x1 की बात करें तो 0 है, तो 3 में 0 घटेगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, चलिए क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अब y प्लस y2 - y1, y2 की बात करें तो 0 है, y1 भी 0 है, यानी कि बच गया आपका 9 का बाद आ जाएगा 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आता होगा। यदि थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो आप बीच का दूरी लगा करके ज्ञात कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे ज्ञात कीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव के तरीके से देखना। तो AC यानी यहाँ से यहाँ तक अटैक करना, A और C को ही फोकस करना है। ठीक है, तो AC बराबर निकालना बीच की दूरी, तो रूट अंदर x2 - x1 x2 की बात करें तो x2 आपका 3 है, x1 की बात करें तो आपका 0 है, तो 3 में 0 घटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 की बात करें तो y2 आपका यहाँ पे 0 और y1 आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर की बात करें तो आपका हो जाता है 16 हो जाएगा, तो ये होगा 16 9 25, 25 का बाहर आ जाएगा 5। अब इन सभी को जोड़ दीजिए AB BC और AC, तो बोले 4 + 3 7 7 5 12, तो फटाक से बोल दीजिए 12।
क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ी लग रहा है मेरे भाई, आपको समझ में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है तो आप दूरी सूत्र लगा कर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करिए। ठीक है, आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या दिया कहता है नियामक 2 कोमाज K-3 तथा 4, -7 को जोड़ने वाले रेखा का झुकाव 3 है तो K का मान क्या होगा। देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिलेबस आपका एनसीईआरटी बुक से जो कि बाहर है। एनसीईआरटी बुक में जो कि आपको ऐसा प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप खुद पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूँ खत्म भी कर दिए होंगे, तो ऐसा प्रश्न नहीं है। तो आपका एग्जाम में पूछ दिया गया तो इसको भी बनाना है। तो क्या करना है, इसके लिए एक स्पेशल जो कि शेड्यूल तैयार करना है, यानी झुकाव बराबर एक फार्मूलाज यूज करना है। तो वो फार्मूलाज मैं लिख देता हूँ, जब भी कभी भी झुकाव वाला प्रश्न आए तो यही फार्मूलाज आपको जो कि ऐड करना है। तो झुकाव बराबर कहता है कि बड़ा में छोटा घटाना है, तो y2 - y1 y2 - y1 बटे x2 - x1, ये हो गया झुकाव बराबर फॉर्मूला। अब इस पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो झुकाव दिया गया 3, तो 3 लिख लिया इक्वल y2 की बात करें तो y2 देखिए यहाँ पे -7 है, यहाँ पे आपका y1 कितना होगा K-3, ध्यान में रखना। तो हमने लिखा -7 और माइनस ये फार्मूला से y1 की बात करें तो y1 आपका K-3 है, तो ब्रैकेट बंद मैं कह सकता हूँ कि K थोड़ा सा फटे से लिख देता हूँ, K थोड़ा सा फटे से लिख देता हूँ K-3, बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बटा x2 - x1, x2 की बात करें तो x2 आपका 4 है, क्या आपका x2 4 है, माइनस x1 की बात करें तो x1 आपका 2 है। हो गया कहानी खत्म। अब 4 में से 2 गया तो बचा 2, 2 गुना 3 हो जाएगा, कोना कोनी तो हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा -7 और माइनस के हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना प्लस तो माइनस के, और माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए -7 में ये +3 घट जाएगा तो बचेगा -4, और ये -4 ये पट्टी चले जाएगा तो हो जाएगा +4, तो 6 और 4 मिल के हो जाएगा 10, +10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -k। देखिए ये -k बराबर बचेगा +10, तो ये माइनस है पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस है पर, यानी उल्टा पुल्टा। ये के को है पर भेजेगा तो प्लस हो जाएगा के, और ये 10 को पट्टी भेजेगा तो -10, यानी के बराबर -10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मेरे भाई 2018 की बात करें तो ये जो है कि जैसे शेड्यूल चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, 18 में टोटल चेंज किया, ऑब्जेक्टिव की संख्या सब्जेक्टिव संख्या आधा आधा कर दिया, उसमें एग्जामिनर कौन क्वेश्चन पूछेगा पता ही नहीं चला। इसलिए वो क्या सोचा, उसके माइंड में आया होगा कि अगर हौला हौला पूछेंगे सब लोग जो है कि सब आंसर ला लेगा, फुल में फुल ला लेगा, इसलिए यह क्या कर दिया ना, भारी भारी पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए सरल कहता कि सरल रेखाएं x बराबर -2 y तथा 3 का कहता कटान बिंदु का होगा, यानी कि यहाँ पे आपका y जो है कि छोटा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना, यहाँ पे आपका y बराबर 3 होगा तो y आपका क्या है छूट गया है, तो उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है माइंड में लेकर के चलना है। ठीक है, चलिए y बराबर 3, तो कटान बिंदु खोजा, तो कटान बिंदु एक मतलब है मेरे भाई, ये अटकाने के लिए प्रश्न दे दिया। देखिए हमने बोला y है, ये y डैश है, इधर x डैश है, इधर x है, तो x का मान यदि -2 माइनस वाला तो इधर रहेगा, जहाँ डैश है उधर माइनस होगा, तो -2 इधर है, और y बराबर ये y बराबर 3 है, तो 3 तो प्लस वाला है, तो y डैश वाला इधर नहीं, इधर 3 होगा। तो कटान बिंदु जब इधर इस प्रकार से मिलाएंगे तो हम तो कह सकते हैं ना -2 और 3, यानी कि यही आंसर रह जाएगा जो दिया गया x -2 y 3, यही आंसर रह जाएगा। ये सिर्फ अटकाने के लिए जो है ना आपको ताम झाम करके दिया है, तो है ना कि अटक जाए स्टूडेंट, लेकिन आपको अटकना नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई इगर फिगर नहीं, आपको समझाने के लिए हमने बताया कटान बिंदु बोला तो जो दिया रहे वही आंसर आ जाएगा। तो एक्स का स्थान -2, पहला x रहता है, दूसरा नंबर पर y, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर प्रश्न की बात करें तो कहता सरल रेखा 5x - 3y बराबर +10 = 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए कैसा कैसा कैटेगरी का जो कि प्रश्न दे दिया जाता है। ठीक है, अब इनमें से इसको हल करना, x वाला दे दिया तो टक्ष वाला दे दिया, जो कि स्टूडेंट का तो दिमाग ही हिल गया होगा, जो भी एग्जाम दिया होगा 2018 में उसका दिमाग ही हिल गया होगा। और हाँ, दिमाग तो हिला ही होगा और वहाँ पे फेल भी बहुत सारा स्टूडेंट हुआ होगा, नहीं तो आप 18 का देख लीजिए स्टूडेंट क्या किया गया, फर्स्ट डिवीजन कम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है, इसका
इसको आप ज्ञात करना, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी कोई आपका जो कि एनसीईआरटी बुक से जो कि बाहर है, ये वाला प्रश्न दिया गया और अब इसका आंसर निकालना। और मैं बता देना चाहता हूँ एग्जामिनर गलती क्या किया गया, इसमें से ऑप्शन ही नहीं दिया गया, इसमें से ऑप्शन ही नहीं दिया गया। ठीक, कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि दूसरा आंसर निकलेगा, ये चारों में से कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको, लेकिन आपको सीखना है तो इसको बनाना पड़ेगा, है ना। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जब भी अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए तब आपको क्या करना है, एक इसको इस प्रकार से 5x - 3y थोड़ा सा फटे से लिख देता हूँ, -3y इक्वल, ये 10 को पट्टी भेज दे तो -10 हो जाएगा। आपको एक ही बात का फॉलो रखना, एक ही बात का ध्यान रखना कि बराबर कोई जो ई पार में आया उसको किसी न किसी प्रकार से 1 लेना है, 1 1 1, ये माइंड में सेट कीजिए कितना 1 1 1। तो 1 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी चीज़ कर सकते हैं कर दीजिए, लेकिन 1 रहना चाहिए। तो हम कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं कि अच्छा सर जी -10 से भाग दे देते हैं तो माइनस माइनस प्लस 10 10 हो जाएगा एक। तो बिल्कुल राइट, आपने बिल्कुल सही सोचा है, या अगर ये सोचे तो बिल्कुल सही। लेकिन अगर सिर्फ इसमें ही दूंगा तो ये डाटा पूरा शेड्यूल जो तैयार हुआ ये गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि बैलेंस में नहीं रहा। बराबर का कहता है क्या बैलेंस में रखना चाहिए, तो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए सभी में -10 से आपको गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी -10 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे -10 से करेंगे तो ये कट गया, 5 का 5 5 दूना 10, यानी 1/2 -1/2x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा 3/10y। इस प्रकार से मैं लिख सकता बराबर 1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें हर हालत में एक फार्मूलाज होता है, वो फार्मूलाज पे बैठाना, जो कि अभी भी ये नहीं बैठ रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा देखिए मैं चेंज करता हूँ। चेंज ये करता हूँ कि इसको माइनस, इसको 1 है तो 1 गुना x तो x बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि x/2 भी बोल सकते हैं या 1/2x, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, इसको मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ 3/10 को, इसको मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आपको सब शॉर्ट लग जाए। हम बोल सकता हूँ कि y को ऊपर रख देता हूँ /10/3 बोल देता हूँ, 10/3। तो बोलिए कोई दिक्कत, हमने क्या बोला y/10/3 बोला, किसको, ये 3y/10 को बोला, 3y/10 को बोला। इस प्रकार से कोई दिक्कत होगा क्या, बोलेगा हाँ भाई, बोलेगा हाँ सर जी मुझे दिक्कत हुआ, ये कैसे ये वाला प्रोसेस लिख दिए, ये समझ में नहीं आया। तो समझिए, अब जब भी भिन्न के नीचे भिन्न रहता है तो y/1 बोल सकते हैं। इसको कल्टी मारेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो गुना करेंगे तो 3y/10 आ गया, यानी कि ऊपर वाला ही प्रोसेस आ गया। तो मैं अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, इस नज़रिए से भी मैं देख सकता हूँ। तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जो है कि तीसरे नेत्र का यूज करने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत सारा चीज़ दिखेगा सवाल में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब एक फार्मूला, अब जो है मैंने एक शेड्यूल तैयार किया, इतना बराबर 1 है, तो एक जो शेड्यूल तैयार किया, इस शेड्यूल पर जो कि बैठाइए, एक फार्मूला आता है, जब भी ऐसा रहे x/a प्लस y/b बराबर होता है 1, बराबर क्या होता है 1। अब इसी के ढलान पे आप जो कि बैठा दीजिए, आपका जो कि आंसर आएगा, तो कुछ ना कुछ आएगा ABC का वैल्यू भाई। तो यहाँ पे देखिए बैठाता हूँ, यहाँ देखिए मैं इसको बैठाता हूँ, तो हम कह सकते 1/, देखिए जहाँ पे आपका x, देखिए ये x/2 है, यानी कि a के स्थान पे आपका 2 रखना है, ठीक है। बाकी y/b है, तो y के स्थान पे रखना है 10/3, क्या रखना है 10/3 रखना है, ठीक है, ताकि आपका जो है ना कुछ ना कुछ जो है कि यहाँ से निष्कर्ष निकले, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो मैं कह सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ कि x के स्थान पे ये हम बोल सकता हूँ a के बराबर, ध्यान में रखना, a के बराबर -2 और b के बराबर 10/3 बोल सकता हूँ, इस प्रकार से। क्योंकि a हमने क्या बोला, ये a के स्थान पे 2 और b के स्थान पे क्या 10/3, ये हमने ये चीज़ बोल सकते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया AB, हमने बोला ये XY तो गया, इस शेड्यूल पे बैठा है। ये AB आपका क्या चीज़ डिनोट करता है, AB क्या डिनोट करता है, AB डिनोट करता है लंब बटे आधार, ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यूज कर सके। त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार ये गुना
ऊंचाई, अब इस फॉर्मूला पे बैठाइए 1/2 तो 2 गुना आधार की बात करें तो -2 हो जाएगा, ऊंचाई की बात करें 10/3 हो जाएगा। इस प्रकार से शेड्यूल पर बैठाइएगा, वो वाला ऊपर ये नीचे इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो गया ना 10/3, अब इसको कटान छटान कीजिए, ये हम कह सकते ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, अब ये माइनस है तो -10/3 बच जाएगा, यानी बचेगा -10/3। और एक बात ध्यान में रखना, क्षेत्रफल यानी स्क्वायर, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में आंसर नहीं लाता है, तो ये हो जाएगा 10/3 जो कि राइट आंसर 10/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन किसी में नहीं है ना, तो आपका राइट आंसर 10/3 हो जाएगा। इसके में ऑप्शन नहीं दिया गया है, ध्यान में रखना, तो राइट आंसर क्या होगा 10/3, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। 31वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, और इसको आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो है ना ये देखिए 31वां नंबर में होगा, फिगर दिया गया, ठीक है। चलिए फिगर के अनुसार चले, कहता चित्र में दिए गए BD बराबर CD और CE बराबर AE और कौन BAD बराबर कौन CAD और कौन EBC बराबर कौन EBA, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। अब देखिए एक बात बताइए मुझे, ये BD बराबर CD है, यानी कि B से D बराबर ये C से D है, और C से E बराबर A से E है, C से E यदि C से E बराबर A से E है ना, या और कौन A बीच में जो वो A और कौन A, यानी कि कौन A बराबर कौन A सब बराबर है, तो आंसर थोड़े ना नो के इक्वल टू आएगा, ये ABC थोड़े ना होगा, यानी सब भुजा बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें तो थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, सब बराबर है तो नो के इक्वल टू बोला तो आंसर होगा नहीं। देखिए यहाँ पे 32 नंबर का था, दिए गए चित्र में PQ समांतर BC, यानी कि PQ ये वाला से समांतर ये वाला है ना, तब कहता है कि AP बराबर 2 और BP बराबर 6, जैसे देख सकते हैं PQ बराबर 3 और BC सेंटीमीटर क्या होगा। तो आपको बिल्कुल घबराना, जब भी ऐसा रहे तो छोटा त्रिभुज बटा बड़ा त्रिभुज करना, ठीक है। तो छोटा त्रिभुज का भुजा एगो 2 है, बड़ा कीजिएगा दूसरा वाला कीजिएगा तो A से B हो जाएगा, 2 और 6 जुड़ 8, तो हो गया 8 बराबर, यहाँ भी हमें करें छोटका त्रिभुज का भुजा है 3 तो ऊपर में 3, अब बड़का का निकालना है तो निकाल दिए BC, कटाइए 2 1 2 2 चौक 8, कोना कोने गुना कीजिए तो हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 4 गुना 3 तो हो जाएगा 12, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर, कहता त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप हैं, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः दिया गया, ये चीज़ तो दिया गया EF और BC का वैल्यू। तो सबसे पहली बात का ABC जो त्रिभुज है वो छोटका वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और DEF जो है बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो बड़ा वाला निकलेगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग याद रखें, हम बटे में लिखेंगे छोटका बटा बड़का, ठीक है। यहाँ भी छोटका त्रिभुज EF है, तो छोटका त्रिभुज EF है, EF ये भाई EF किसमें, EF आपका बड़का त्रिभुज है, ठीक है, EF आपका बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला का तुलना बड़ा वाला से, तो तुलना मतलब बराबर, तो 4.2 नीचे आ जाए, क्योंकि बड़ा इधर भी लिखे नीचे में, यहाँ भी बड़ा लिखाएगा। पूछा BC छोटका वाला पूछा है, तो BC आपका ऊपर में हो जाएगा। अब शर्त ये रहा कि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, ठीक है। ये तो आपका भुजा है, तो आपको क्या करना, भुजा में कन्वर्ट करने के लिए क्षेत्रफल को टोपी पहना देना। अब ये क्षेत्रफल भुजा बन गया, ये भी भुजा, दोनों भुजा, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब कटान छटान करने की बात आए तो इस प्रकार से यदि कटान छटान कीजिएगा, 9 का निकल जाएगा बाहर 3 और 16 का निकल जाएगा 4, 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 2 का 2, 2 का 2। अब यहाँ पे 21 गुना 3 कीजिए, सपोर्टेड पॉइंट को भूल करके 3 कीजिए तो हो जाएगा 63, BC गुना 2 तो हो जाएगा 2BC बराबर 63, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव तो 6.3। अब 2 से डिवाइड कीजिए तो एक अंक के बाद दशमलव पहले ध्यान में रखना, 2 3 6, 2 1 2, फिर एक दशमलव देंगे 2 5 10, यानी कि एक दशमलव हमने किया, एक दशमलव यहाँ पे, तो 3.15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 34वां नंबर, कहता है एक सरल रेखा को खींचने में निर्धारित करने में के बिंदु आवश्यकता है, के बिंदु कब आवश्यकता है। तो देखिए मान लेते हैं इस प्रकार से हमने एक रेखा खींचेंगे तो एक बिंदु यहाँ होना चाहिए, एक बिंदु यहाँ, 2 बिंदु होगा। एक मान लेते ऊपर नीचे खींचेंगे तो एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ, 2 बिंदु, फिर ऐसे खींच दें कोना कोने, फिर एक बिंदु, यानी कि कोई भी रेखा खींचने के लिए टोटल 2 पॉइंट होना चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक लास्ट पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर C होगा। क्लियर है, चलिए अब 35 नंबर समझिए, कहता है कि DE समांतर BC जब DE समांतर BC दिया गया तो AD बराबर और DB बराबर दिया गया है, तो AE बराबर इतना दिया गया तो EC बराबर, तो ध्यान में समझिएगा जब भी AD 2 दिया गया, DB दिया गया 3 दिया गया, ठीक है,
ए की बात करें तो 1.6 दिया गया, और इसी की बात करें तो इसी ही आपको ज्ञात करना एक्स। तो जब भी ये दोनों समांतर दे, ठीक है, ये दोनों समांतर दे और आपका ये वाला वैल्यू नहीं दिया रहे, जैसे कभी हमने एक वैल्यू में ये वाला फिगर में ऐसा फिगर दिया गया, तो आपको कुछ दरमियान क्या करना, ये ए डी बटा डी बी करना, ए ई बटा ई सी करना। तो ए डी आपका 2 है, डी ई आपका 3 है, बराबर ए ई आपका 1.6 है और ई सी बराबर एक्स है। 2 से घटा दे 0.8 बार में, इसको क्रॉस मल्टीप्लियर गुना इसको इधर कीजिए, तो एक्स बराबर 3 गुना 8 तो 24, एक अंक बता 0.2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए 36 नंबर, कहता ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी। यानी कि कोई घड़ी है, ये 12 पर काटा है, ये 12 पर काटा है, ये जो है कि आपका जो है कि इस प्रकार से आ गया 4 बज के, ये कटा गया 24 मिनट, एक कटा 4 पे है, घंटा का कटा, बाकी मिनट का कटा 24 मिनट पे, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो कि बातें कर रहा है। अब ये डिग्री बताना कितना घुमा है, ठीक, कितना डिग्री तय किया होगा, ठीक है, तो कितना डिग्री तय किया होगा। तो ध्यान में रखना सबसे पहली बात कि एक वृत्त घूमेगा, कोई भी चीज़ घूमेगा, पूरा एक वृत्त चक्कर लगा देगा, 12 पर से घूमना स्टार्ट हुआ, फिर से 12 पर आ जाएगा, टोटल वृत्त घूम लेगा, वृत्त में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 360 डिग्री 12 घंटा में घूमेगा। हमें पूछा है, हमें 1 घंटा में यदि निकाल लेंगे तो 4 घंटा भी आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 12 घंटा में घूमेगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 1 घंटा तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये भाई 12 से डिवाइड कर दिए तो ये 1 घंटा निकला, हमें 4 घंटा निकालना है, तो 4 से मल्टीपल, तो हम कह सकते 12 × 36, 3 × 12 यानी 120 डिग्री का एंगल बनेगा। 4 घंटा में 120 डिग्री का क्या बनाए, 100 एंगल बनाए। अब ध्यान से देखिए 4 घंटा में, 1 घंटा की बात करें तो आपका 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है, तो क्योंकि कट गया तो 30 हो रहा है, 4 से गुना कर 4 घंटा का, 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आधा घंटा में 15 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आधा घंटा 30 मिनट का होता है, 30 मिनट में 15 डिग्री का एंगल बनाता, 30 मिनट में 15 डिग्री का एंगल बनाता, ठीक, 30 मिनट में कितना डिग्री का, 15 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 30 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 मिनट में तो 30 से डिवाइड कर दिए, तो हो गया आपका जो भी निकलेगा 1 मिनट में निकल जाएगा। तो बनाया 15 का 15, 15 29 यानी 1/2, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें चाहिए 24 मिनट, इसको 24 से गुना कर दीजिए, 24 से क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए, तो ये 24 2 से काट 12, तो 24 मिनट में 12 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये 120 4 घंटा में और 24 मिनट में 12 डिग्री, तो 120 और 12 जोड़ दीजिएगा तो 132 आ जाएगा। तो फटाक से बोल दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है 37 नंबर। कहता किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी ऊंचाई के मिलान बिंदु को कहा जाता है। मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है ये बता दो, ठीक है। मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है ये बता। अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र या मध्य केंद्र या लंब केंद्र, ठीक है, क्या कहा जाता है ये बता दो। तो कोई भी देखिए उसको क्या कहें आप लोग खुद डिस्कस कीजिए। देखिए कोई किसी त्रिभुज के तीनों लंब है ना के मिलाने वाले बिंदु, कोई एगो त्रिभुज है ना, इसको मिलाएगा है कोना इधर, ये कोना इधर, ये कोना इधर, तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए। तो ये क्या हो रहा है, लंब नहीं हो रहा है, तो लंब है एक दूसरे के लंब, तो लंब केंद्र मारिए ना। ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। ध्यान में रखना। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, क्वेश्चन बैंक जो है आपका उसमें क्वेश्चन जो है कि गलत भी दिया रहता है, ध्यान में रखना। तो आपको उधर से नहीं चलना, जो मैं बता रहा हूँ उस पर जो कि आपको बिलीव करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक में गलत भी देता है आपका, अगर यहाँ पे आंसर कुछ और निकल रहा है क्वेश्चन बैंक में कुछ और है तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन बैंक का गलत है, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न की बात करें तो अब ध्यान से देखिए। कहते यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा बोला, तो स्पर्श रेखा की संख्या। तो चलिए दो वृत्त मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे वृत्त सर्कल बनाने का एक चीज़ डाटा दिया गया, ये सर्कल बना दिया सटा हुआ। अब स्पर्श रेखा देखिए, एक स्पर्श रेखा दोनों वृत्त को छूते हुए इस साइड से जाएगा, एक स्पर्श रेखा इस साइड से जाएगा, एक स्पर्श रेखा बीच जाएगा। यानी टोटल की बात करें तो 3 स्पर्श रेखा खिंचा सकता है जो कि दोनों वृत्त को छूते हुए जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब 39 नंबर में देखिए PORS एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है, तो यह एक क्या नहीं हो सकता है,
ये बोला गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपको जो कि राइट जवाब देना है। तो सबसे पहली बात PORS एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ है, वृत्त से घिरा हुआ एक कोई एक वृत्त है, ये वाला मान लेते हैं सपोर्टेड एक वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त से कोई चतुर्भुज घिरा हुआ है, भाई फिर से वृत्त बन गया, इसको हटा दो हट जा, ठीक है, हट गया। समांतर चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज जो है कि कोई चतुर्भुज जो है कि घिरा हुआ है ना, समांतर है, इस प्रकार से घिरा हुआ है। तो घिरा हुआ है, तो जो कहता है कि नहीं हो सकता है, कहता है वृत्त के अंदर क्या चीज़ ऐसा जो है कि ऑप्शन छांट करके बताया क्या नहीं हो सकता है। अच्छा, विषम कोणीय चतुर्भुज हो सकता है वृत्त के अंदर, ये बताना। विषम कोणीय चतुर्भुज वृत्त के अंदर हो सकता है मेरे भाई, देखिए विषम का मतलब एक भी कोण बराबर नहीं। मान लेते एक कोण इधर, एक कोण थोड़ा सा इससे बड़ा ले लिए, एक कोण इससे भी बड़ा ले लिए, एक कोण छोटका ले लिए, यानी कि सब कोण कुछ ना कुछ। मान लेते 2 है तो ये 3 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये आपका 1.5 हो सकती है, आपका 1.5 हो सकता है, यानी एक भी बराबर नहीं। ऐसा क्या वृत्त के अंदर में चतुर्भुज बनेगा? बिल्कुल मेरे भाई ऐसा बनेगा, ध्यान में रखना। तो ये आंसर नहीं होगा आपका पूछा नहीं वाला, ध्यान में रखना। हमने फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन बैंक में गलत भी रहता है, तो ध्यान में रखना, वो उस पर आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए वर्ग। अच्छा, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर हम वर्ग बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते। वर्ग का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर, हम बना सकते हैं। वृत्त के अंदर वर्ग भी बना सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया वर्ग बनाने का तरीका। ये वर्ग बनाने का सलीका हम वृत्त के अंदर जो कि वर्ग बना सकते हैं। इनमें से किसी को कोई कंफ्यूज डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वर्ग बना सकता है। आयत, अच्छा समलंब चतुर्भुज, ये कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर समलंब यानी कि समलंब चतुर्भुज में मैं क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, इनमें से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयत नहीं बना सकते हो, ये वृत्त के अंदर आयत बना ही नहीं सकते हो। कैसे? ये वृत्त है, अब इसके अंदर आयत बनने के लिए तो यहाँ पे आयत बना ही नहीं सकते हो ना, आयत बनेगा ही नहीं, आयत नहीं बनेगा वृत्त के अंदर। आयत बनाने के लिए लंबा चौड़ा डायग्राम चाहिए, लंबा वाला चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भाई, कहाँ भाग गया, किधर भाग गया भाई, ये यहाँ है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए 40 नंबर में क्या कहता है, दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जो O है यहाँ पे, ठीक है। O केंद्र वाले वृत्त के पूर्णतः घिरा है, तब कोण RPS क्या होगा? तो सबसे पहली बात इसको समझना है ना, क्या करना है, समझना है। हमें निकालना है RPS, यानी कि ये थोड़ा सा मैं इसको RPS इस प्रकार से RPS ये वाला चीज़ जो बीच में रहता है वही चीज़ ज्ञात करना होता है, ठीक है। ध्यान में रखना, जो बीच में रहता है वही चीज़ ज्ञात करना है। तो बीच में आपका यहाँ पे P है, तो हमें P ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, ये चीज़ बताना है। तो ध्यान में रखना, सबसे पहली बात यहाँ पर समझिए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए पहले, कि यदि मैं देखूँ कि ये साइड में 40 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये इतना सा 40 डिग्री बन रहा है, और जैसे इसका एकांतर कोण से देखें तो ये साइड में 50 डिग्री बन रहा है, यानी इन दोनों को यदि जोड़ दें तो 90 डिग्री का एंगल बना देता है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि मैं कहूँ कि यहाँ पे ये साइड में 30 डिग्री बन रहा है, एकांतर कोण से यदि यहाँ पे देखूँ कि इतना सा कितना डिग्री का बनेगा, तो बोलेगा 30 इधर बना, जैसे यहाँ 40 बना, 50 बना, तो 90 पूरा। उसके बाद 30 और यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा जो 90 पूरेगा, बोलेगा कि 60 डिग्री। बिल्कुल आपने राइट बोला, कितना 60 डिग्री। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे 30 डिग्री बना और यहाँ पे 60 डिग्री बना तो पूरा 90, या 40 बना तो या 50 बना तो पूरा 90। अब थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट को लेते हुए जाना है आपको। आप ध्यान से देखिए, आपको पता है, देखिए ये आपका एक चक्कर है, यहाँ पे एक चक्कर है, 1 2 2 3 4, इस प्रकार से एक चतुर्भुज बन रहा है। देखिए यहाँ पे बीच में केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर बन रहा है चतुर्भुज। तो मैं यदि बताऊं कि ये साइड में 90 डिग्री, केंद्र पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये 90 डिग्री सगर बनाएगा, ये साइड भी 90 डिग्री बनाएगा, ये साइड भी 90 डिग्री बनाएगा। बोलिए इसमें क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होना चाहिए। सगर, अब सगर हर जगह जो कि 90 डिग्री एंगल बनने लगा, 90 डिग्री एंगल बनने लगा, हमें बस त्रिभुज ही चाहिए, यहाँ से यहाँ भर ही चाहिए। तो जिनमें से पता चल गया एक साइड 90 डिग्री, देखिए थोड़ा सा मैं त्रिभुज को इस बाहर निकाल लूँ, इस प्रकार से है। यहाँ पे हमने बोला 90 डिग्री बना है ना, यहाँ पे बना है 60 डिग्री। अब बताइए भाई यहाँ पे कितना बनेगा? आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है,
त्रिभुज के तीनों कोणों के होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे 60 और 90 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 150 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे घटा दीजिएगा 150 तो बचेगा 30 डिग्री, तो वो ये हो जाएगा 30। अब चलिए 6 3 9 90 90 180 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों को 100 आपसे यही वाला पूछा गया था जहाँ पे पी है, ठीक है। तो पी के स्थान पे 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कहता है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इन दोनों के बीच का बोला आपका रेशियो ज्ञात करना है, ठीक है। तो रेशियो ज्ञात करते हैं। तो बेलन का क्षेत्रफल का तो कुल क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल क्षेत्रफल था 2 पाई r इंटू r प्लस h, ठीक है, ये होता है। और रेशियो बेलन का सिर्फ क्षेत्रफल बोलिए तो 2 पाई r h, ठीक है। तो बोलिए 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, अब क्या क्या बचा, ठीक है। ये हम बोल सकते r से r, ये हाँ r से भी r गया, बचा h, तो यहाँ r प्लस h, तो r 80 और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो 80 20 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 100। रेशियो सिर्फ h की बात करें तो h हो जाएगा 20, तो 20 का 20 20 पंचे 100 5:1, ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42वां नंबर प्रश्न देखिए, और देखिए 42 नंबर प्रश्न कहता है बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, यानी बेलन और शंकु के त्रिज्या का रेशियो दिया गया क्रमशः 3:4 तथा उनकी ऊंचाई, यानी बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई का अनुपात दिया गया 2:3, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, बेलन का आयतन पहले बोलिए, ठीक है। तो बेलन का आयतन था पाई r स्क्वायर r1 दे दीजिए, ठीक है, r स्क्वायर h होता है h1 दे दीजिए। रेशियो शंकु का था 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r की बात करें तो बेलन का पहले r, तो बेलन पहले दिया गया तो पहले बेलन वाला इधर होगा 3, तो 3 गुना 3 बोल सकता हूँ, है ना। इंटू h की बात करें तो बेलन पहले, तो बेलन यहाँ ऊंचाई होगा ये वाला 2 होगा बेलन का पहले वाला, ठीक है। तो 2 रेशियो 1/3 गुना r की बात करें तो r इसमें शंकु पीछे है तो यहाँ वाला r हो जाएगा 4 गुना 4, क्लियर है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपका पीछे होगा, यहाँ वाला ऊंचाई 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से ये 3 खल्लास हो जाएगा, 2 से ये 2 बार में खल्लास हो जाए, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 4 गुना 2 8 हो जाएगा, तो 9:8 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते देखते क्या कहता है। देखिए 43 नंबर कहते एक घन का आयतन इतना है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बोलिए घन का आयतन हम लोग जानते हैं a क्यूब होता है, तो ये a क्यूब ये वो वाला इतना, दोनों आपस में बैलेंस होगा, इसलिए हमें यदि भुजा निकालना है तो a बराबर इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो जब ये घनमूल निकालना पड़ेगा, घन है ना, घनमूल निकालने के लिए हमने एक चीज़ जो कि चलिए आपको बताया नहीं है, बताता हूँ कि जब भी घनमूल किसी का निकालना है आपको एक बात को फॉलो करना है, 2 3 7 8, ठीक है। जब भी ये घनमूल है, थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश से लिख देता हूँ भाई, फ्रेश से लिख देता हूँ इस प्रकार से 2 7 4 4, जब भी ये इसके अंदर में, ठीक है, 2 रहेगा तो बाहर 8 आएगा, 8 रहेगा तो बाहर 2 आएगा, 3 रहेगा तो बाहर 7 आएगा, 7 रहेगा तो बाहर 3 आएगा। यदि इनमें से कोई नहीं दिखे तो नो चेंज, तो यहाँ पे 4 है तो नो चेंज, यानी 4 ही रह जाएगा। अब 3 गो का जोड़ा लगेगा, वर्गमूल निकालते हैं तो 2 गो का जोड़ा लगता था ना, यहाँ पे 3 गो का जोड़ा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 गो का जोड़ा लगा। अब 2 देखिए यहाँ लास्ट डिजिट बचा 2 देखिए किसका घन है या उससे कम, तो 1 का घन है तो 1 यहाँ लिखे, यही आपका 14 का आ गया ये वर्गमूल, ये घनमूल आ गया 14 का वर्ग, ये 14 का घन इतना होगा तो घनमूल 14 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, इस प्रकार से फटाक से हम करते तो 14 बोले सकता हूँ, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का क्षेत्रफल निकालना है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का कुल क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा आपका 14 गुना 14 हो जाएगा, 14 गुना 14 हो जाएगा। तो बोले 14 गुना 14 हो जाता है कि यदि किसी प्रकार से गुना कर दीजिए, 14 छके 84 कर लीजिए, 84 गुना आप 14 कर लीजिए, 84 गुना 14 कर दीजिए तो 1176 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में ऑप्शन गलत भी मिल सकता है, आपको उस पर नहीं जाना है, क्लियर है। चलिए
आगे देखिए प्रश्न क्या है, 44वां नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कहता है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अब कितने गोले बनाए सकते हैं, हम बोल सकते हैं भाई गोला बना रहा है, पिघला रहा है, तो इसका आयतन की बात कर रहा है, तो गोला का आयतन, तो बड़ा गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बोल सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब एगो छोटका गोला है, छोटका गोला का आयतन बोलेंगे 4/3, समझिएगा, पाई आर छोटका वाला क्यूब। कितना गो, एक्स गो बनाया होगा, तो एक्स से मल्टीपल, ये दोनों आपस में अब बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, बैलेंस क्यों हुआ, ये बड़का गोला है, ठीक है, ये बड़का है, ये छोटका है, ये बोला का गो बना सकते 1 सेंटीमीटर वाला, हम बोले एक्स गो बनाया, तो जितना भी बनेगा ये बड़के का ना तोड़ भंग करके बना, हाँ, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस होगा। अब देख जो कटे छटे कटा लीजिए, 4 नेगेटिव निभा रहा हूँ मेरे भाई, ये से 4 नेगेटिव गया, ये 4 नेगेटिव गया, ये 4 नेगेटिव गया, अब इसके बचा क्या, डायरेक्ट बचा 8 का 8 है आर क्यूब यहाँ पे, ठीक, 8 का क्यूब बोलिए कहता था, 8 का क्यूब 512 होता है, बराबर x, तो x गुना 1 का क्यूब 1 के होता है, तो 1 इधर जाएगा तो यही रह जाएगा, 512 ही रह जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप ध्यान में रखें, जब भी आयतन की बात करें, ठीक है, जैसे गोला का आयतन हो गया ना, तो आयतन की बात करें तो कितना को बनाया जाए, तो आपको उसके लिए क्या करना है, ये 8 है, आयतन क्यूब में रहता है तो इसका भी क्यूब कर देना, रेशियो, और जो पूछे जो एगो दूगो जो भी यहाँ पे दे उसका भी क्यूब कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट 512 बोल सकते, एक तो आपका रेशियो में तो आंसर है नहीं, तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो हो गया ना यही चीज़, तो आप फटाक से ऐसे भी कह सकते, ठीक है। चलिए 45वां नंबर की बात करें तो समझने का प्रयास कीजिएगा, 45वां नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए कहता है कि एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो इसे गोले कहते हैं, इसे जो है कि गलाकर, है ना, गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई देखिए 2008 में जो स्टूडेंट एग्जाम दिया होगा उसका जो है ना बहुत बुरा हाल होगा मेरे भाई, बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि बहुत टफ लेवल का जो है कि क्वेश्चन पूछ दिया गया है, इतना टफ पूछा गया है कि माइंड सन, बस तुक्का के अलावा कोई दिमाग ही नहीं है, तुक्का के अलावा कोई दिमाग ही नहीं, तुक्का मारना करके आया है स्टूडेंट लोग, ठीक है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं कह सकता हूँ कि खोखला गोलाकार है, ठीक है, बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर छोटका है और बड़का है, इस गोलाकार का एक 8 सेंटीमीटर व्यास, ठीक। अब हम कह सकते हैं गोला का आयतन, एक खोखला गोला, ठीक, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला है, उस ये क्या है, बड़ा वाला है। अब एक छोटा वाला, एक छोटका गोलाकार निकाला तो माइनस हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। क्या कहते हैं, एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर यानी दो गोला है भग है ना, 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर अंदर वाला गोला और बाहर वाला, तो एगो छोटका होगा एगो बड़का होगा, गला कर 8 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया है ना, 2 गोला है, खोखला है कि इतना एक ठोस है, उसके अंदर ये है, ये इसको गला दिया गया है, तो हम कह सकते बड़का में से गोला, एगो गोला जो छुटका वाला है ये घटा दीजिए, ठीक है, तो निकल बना देते शंकु। अब शंकु बनाया गया तो शंकु का आयतन बैलेंस हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर से समझिए, यहाँ तक समझ जाइए, फिर से आपका जो कि टोटल कंफ्यूज दूर होना चाहिए। पहले क्या कहते हैं, एक खोखला गोला का आंतरिक तथा बाह्य व्यास, ये व्यास दिया गया 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक गोला है खोखला है ना, वो गोला क्या ना, एक दो गोला टोटल, एक खोखले गोला का आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास दिया गया 4 सेंटीमीटर 8, यानी एक अंदर का व्यास दिया गया, एक बाहर का व्यास 4 सेंटीमीटर, कहते इसे गला कर बाहर और अंदर, तो हम बोल सकते हैं बड़का जो है ना, बड़का का आर क्यू, यहाँ पे क्यू का लिखा है, बड़का गोला का आयतन माइनस छोटका गोला का आयतन कर देंगे, ये टोटल गल पल के खत्म हुआ, तो बचा 8 सेंटीमीटर व्यास वाला कहता आधा वृत्त का शंकु बनाया जाता। अब शंकु बनाया गया तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें, तो बनाया गया है, पिघला रहा है, तो आयतन ही होगा। जब भी किसी चीज़ को पिघलाया जाएगा, कोई चीज़ बनाया जा रहा है तोड़ भंग के, तो समझिए उसका आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हमने सब चीज़ का आयतन लिखा। अब जो कट रहा है कटाइए, सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो हम यदि कॉमन लेते हैं तो हम बोल सकते हैं पाई/5/3 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो बचेगा बड़ी आर क्यूब माइनस
छोटी आर क्यूब बचेगा इसके अंदर, बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से होगा। ये कॉमन इसलिए लिए ताकि इस साइड का पाई को डिलीट कर सकूं, है ना, इस साइड के पाई को डिलीट कर सकूं और ये 3 को 3 से डिलीट कर सकूं। अब बचा 4, तो 4 इंटू आर क्यूब, तो आर क्यूब देखिए कितना बड़का आर भाई, तो 8 है व्यास, तो त्रिज्या की बात करें तो इसका आधा हो जाएगा, तो त्रिज्या होगा 4, तो 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख लेता 64 माइनस ये छोटका आर, तो ये 4 है, तो व्यास है 4, तो आर हो जाएगा 2, 2 का क्यूब कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। यहाँ तक बोलिए किसी को डाउट है, कोई कन्फ्यूज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कन्फ्यूज भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बराबर ये नीचे में तो कुछ रहा नहीं, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो 8 सेंटीमीटर व्यास, तो इसका त्रिज्या बोले 4 हो जाएगा, 4 गुना 4, ऊंचाई ज्ञात करने बोला तो ऊंचाई ए हो गया, ठीक है। अब ये वाला 4 से ये वाला 4 कटिए जाएगा, 64 में से 8 घटा दीजिए, तो 14 में से 8 घटेगा 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 56, 4 से कटा दीजिए तो 4 एका 4 बचा 1, 4 चौक 16, तो 14 राइट आंसर। ऊंचाई कितना जाए 14, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है, कोई कन्फ्यूज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 46वां नंबर कहता प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, 10 को बोला सम, ठीक है, तो 10 को बोला है सम, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, सम है ना, तो ऐसे बनाइए, नहीं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो 10 होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या बोले, अंतर जब समान है तो फर्स्ट लास्ट कर लीजिए, यानी कि फर्स्ट कटाइए लास्ट कटाइए, फर्स्ट कटाइए लास्ट कटाइए, फर्स्ट कटाइए लास्ट कटाइए, फर्स्ट कटाइए लास्ट कटाइए, बच गया क्या मेरे पास 10 और 12 बच गया, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आंसर होगा 10, 12 हो जाएगा 22, 22 को 2 से भाग दीजिए 11, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 11, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप एक तरीका और लगा सकते हैं, क्या लगा सकते, जब भी सम प्राकृतिक संख्या को लगाना है तो आप इस प्रकार से फॉर्मूला n/2 + 1 लगा सकते हैं। 10 सम प्राकृतिक संख्या है, क्या मेरे भाई 10 सम प्राकृतिक संख्या, तो लास्ट में हो जाएगा 20, इसको डबल गुण कीजिएगा, लास्ट में जैसे 20 लगाएं तो हम कह सकते हैं 20/2 + 1, तो 10 हो जाएगा, 10 + 1 11, इस प्रकार से बना सकते हैं। या फिर आप सबको जोड़ करके बना सकते, बहुत तरीका है इसमें से, ठीक है। तो आपका फिलहाल ये वाला 11 जो हमने बताया था, फर्स्ट लास्ट करने वाला यही था। अब आगे देख, कहता त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों का होना चाहिए, त्वरण खींचने के लिए, ठीक है, तो वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल होता था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना, 30 से 40, इस प्रकार से, यानी जहाँ से खत्म हुआ वहीं से शुरू, जहाँ से खत्म हुआ वहाँ से शुरू, ऐसा जब भी रहे ना त्वरण खींचेंगे इस क्रम में ही रहेगा वर्ग अंतराल, तो उसको हम कहते हैं, इसको जब इस क्रम में रहता है इसको कहते हैं अपवर्जी, तो राइट आंसर अपवर्जी होगा, ठीक है। क्या कहते हैं, अपवर्जी कहते हैं, जब जहाँ से खत्म हुआ वहाँ से शुरू होता है उसको हम बोलते हैं अपवर्जी, ठीक है, क्या बोलते हैं अपवर्जी बोल लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे भी रिपीट करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बैंक में गलत देता है, ध्यान में रखना है, आपका क्वेश्चन बैंक में कुछ और है और क्वेश्चन बैंक में कुछ और है, इसलिए मैं एक बार आगाह करना चाहता हूँ, आप वो सब पे ध्यान नहीं दीजिए, जो बता रहा हूँ वो राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 48वां नंबर, देखिए धीरे 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 जो है कि पूरा छोर तक आ रहे हैं मेरे भाई। यदि आपको पसंद आ रहा है तो पहले वीडियोस जो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके पीछे मैं बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, तब जो कर कि मैं यहाँ पे आपको बताने में सक्षम हो रहा हूँ, है ना। तो मेरे भाई आपका तो एक कर्तव्य बनता है जो कि लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए देखिए यहाँ क्या कहता है, माध्य और माध्यिका y बहुलक z, तो ये बीच का संबंध, तो चलिए इसको भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर फार्मूला पता होना चाहिए, तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है, -2 माध्य, ठीक है। चलिए हमने लिख लिया माध्य। अब बहुलक बोला भाई, बहुलक को z बना दीजिए, चलिए z बना दिए, 3 तो 3 लिख लिया। माध्यिका को बोला भाई आप y बना दीजिए, चलिए y बना दीजिए, इसी का वैल्यू, और -2 तो 2, माध्य को बोला x बना दीजिए, तो x बना दीजिए। ऐसा आंसर देखिए नहीं है, बोलिएगा सर अब कहाँ हुआ। तो प्यारे साथियों, जब भी आंसर नहीं मिले तो ऑप्शन मेथड अप्लाई करना, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन मेथड अप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, ऑप्शन मेथड अप्लाई करता हूँ, ठीक है।
तो ऑप्शन मेथड से पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है ना। तो अब देखिए मैं यदि डायरेक्ट उठाऊं या इसको गुना करूं, देखिए यहाँ से हमें मिल रहा है बी नंबर ऑप्शन देखिए बराबर हो रहा है। आप ये बी सी चेक कीजिए, ठीक है। हम डायरेक्ट बी से बताता हूँ क्योंकि ये बी ही राइट होगा। तो ऑप्शन मेथड से हल करो तो यदि ऑप्शन उठा लिया एक्स माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई। देखते हैं इसको हल करके क्या ये वाला प्रोसेस आ रहा है, क्या आ रहा है तो राइट होगा, नहीं आ रहा है नहीं होगा। तो भाई एक्स माइनस जेड बराबर 3 गुना एक्स हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा 3y, ठीक है। अब कह सकते हैं कि ये x को हो पार भेज दीजिए, ठीक है। ये x को या फिर z को हो पार भेज दीजिए। चलिए ये x है, ये 3x को हो पार भेज दीजिए तो हो जाएगा -3x बराबर ये -3y पर में है, ये माइनस जेड से ऊपर हो जाएगा प्लस जेड, ठीक है। क्या आ जाएगा प्लस जेड हो जाएगा। अब 3x में एक x घट गया बचा -2x, समझिए माइनस बचा क्या है 2x। अब ये -3 है तो -3 को बराबर क्या है पट्टी लाइए तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से रिजल्ट होगा 3y और माइनस है पट्टी ये है 2y बराबर आपका z। देखिए यही चीज़ ऊपर वाला चीज़ आया कि नहीं, ये देखिए दोनों सेम है कि नहीं, है ना। ये दोनों भाई देखिए सेम है कि नहीं, तब तो आपका राइट आंसर होगा ना बी। बाकी ये सब चेक कीजिएगा नहीं होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहते हैं। कहते एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रक्रिया। देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहा है तो दो सिक्का जब भी उछलेगा तो समझिए जब एक सिक्का उछलेगा तो सिक्का में टोटल 2 परिणाम होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है, ठीक है। तो 2 सिक्का उछल रहा है तो 2 पर पावर 2 करना, 3 सिक्का उछलेगा 2 पर पावर 3 करना। इससे पता चल जाएगा कि कुल टोटल परिणाम कितना है। हालांकि हमें बताता 2 सिक्का उछाला तो एक बार उछाला होगा तो हेड टेल आया होगा, एक बार उछाला होगा तो हेड टेल और हेड आया होगा, ठीक है। ये आ सकता है बदल बदल का परिणाम। एक बार उछाला होगा तो दोनों में टेल टेल आ गया होगा, एक बार उछाला होगा दोनों में हेड हेड आ गया होगा। अब बोला कम से कम एक हेड यानी कि 2 को चलेगा, एगो नहीं चलेगा, एगो भी चलेगा 2 गो तो और चलेगा, उसके नीचे नहीं चलेगा। तो टोटल की बात करें तो टोटल 4 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसके बाद कत्तो बार सिक्का उछाली यही सब परिणाम आते रहेगा, रिपीट होते रहेगा, लेकिन अलग करके कोई परिणाम नहीं होगा। हमें पूछा कम से कम हेड, तो देखिए एक हेड इसमें आ गया एक हेड इसमें आ गया है ना, एच से हेड होता है, 2 हेड हो गया इसमें 2 हेड होगा तो ये भी चलेगा 3। तो बोल सकते हैं 3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो 50वां नंबर प्रश्न देखिए और ये लास्ट प्रश्न है आपके, है ना। तो देखिए कहता है एक थैले में 6 काले हैं और 8 उजले गेंद है। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाली गया, यानी कि कोई गेंद जो है कि निकाल लिया गया, कोई गेंद को क्या किया गया है निकाल लिया गया, है ना। तो कहता है कि इस गेंद का जो उजला होने की प्रक्रिया सबसे जो कि हौला की बात करें तो प्रक्रिया है। सबसे पहले देखिए टोटल गेंद कितना है, क्योंकि प्रक्रिया का फॉर्मूला आता है संभव घटना बटे कुल घटना। तो टोटल गेंद बोले 6 गेंद 8 गेंद 14 गेंद, जो टोटल है उसको नीचे में लिखते हैं। पूछ क्या रहा उजला, जो पूछे उसको ऊपर लिखते हैं। तो उजला गेंद के 8 गो 8 ऊपर में लिखेगा, इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, कटाइएगा तो 4/7 ऑप्शन नंबर बी। कितना ईजी है मेरे भाई, प्रक्रिया बहुत ईजी है। संभव घटना बटे कुल घटना, आप लोग टेस्ट देते होंगे ना 100 मार्क्स का, 50 नंबर आते हैं तो 50 ऊपर लिखता होगा तो 100 नीचे, वही है टेस्ट ही प्रक्रिया आपका, ठीक है। तो यहाँ टोटल जो को नीचे में लिखे जो पूछा उसको ऊपर लिखे तो 4/7। तो मेरे भाई हमने क्या क्या बहुत मेहनत किया और आपको यहाँ 50 नंबर तक के प्रश्न को जो कि धीरे धीरे यहाँ तक को हमने क्या क्या बता दिया, खत्म किया। ये आपका 18 का सेकेंड सीटिंग था और नेक्स्ट दिन सीखेंगे इनसे आगे मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ इसमें सीखने के लिए मिला होगा। तो बस अभी तक लाइक नहीं किए तो इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, जहां हो सके वहां आप जो कि शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।